जैसे कि आज आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग था वो उस सेक्टर 20 के साथ एक घमासान युद्ध करता और उस युद्ध के अंदर भी वो उसे नहीं मार पाता। लेकिन एट द एंड हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि वो जो सेक्टर 20 था वो लेवल 3 से लेवल 1 के ऊपर आ चुका था। एट द एंड में हम लोगों को देखने के लिए मिला था कि जब पर्पल मून वाले एंसेस्टर को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो डेफिनेटली लू फैंग को एक यूजलेस फेलो कहता है कि उससे एक सेक्टर 20 नहीं मर रहा, तो ये इतने सारे सेक्टर 20 को कैसे मारने वाला है। वहीं पे पर्पल मून होली लैंड के बाद हम लोगों को काफ़ी और लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे कि ईस्ट एम्परर होली एंसेस्टर। जो ईस्ट एम्परर होली एंसेस्टर होते हैं उनका वैसे तो हम लोगों को सीन काफ़ी कम ही देखने के लिए मिला है और पूरे नोवेल में इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा कम मैनर के अंदर डिस्कस किया गया है। जो ईस्ट एम्परर होली लैंड है वो आराम से चल रहे थे, उनके दिमाग के अंदर भी काफ़ी सारे थॉट आ रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने सच्ची में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जो लू फैंग है वो सेक्टर 20 को मारने में फेल हो जाएंगे। अभी बस एक ही सेक्टर 20 है जो कि सेक्टर 20 नेस से बाहर आया है और हो सकता है मे बी ये जो सेक्टर 20 है ये उनमें से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर 20 हो, लेकिन ये बस एक पॉसिबिलिटी है। जब फ्यूचर के अंदर किंग सेक्टर 20 बॉर्न होगा तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कि लू फैंग सच्ची में उसे रोक पाएगा। वो सोचता है कि मुझे ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए बिकॉज मैं कभी भी सबसे ज़्यादा बेस्ट टैलेंट इंसान नहीं रहा हूँ और इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है जिसके बाद मैं ट्रू गॉड बना। इवेंचुअली मैं जल्दी ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस लेवल को भी अचीव कर लूँगा, लेकिन उसके बाद क्या? वो जो पर्पल मून है मे बी वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा कम साल जिया है, लेकिन वो उसके पास मेरे से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है और साथ ही साथ उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो इंफीरियर है मेरे मिनिएचर यूनिवर्स से। इसी के बाद ईस्ट एम्परर होली एंसेस्टर अपने आप के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है वैसे भी एट द एंड इस धरती पे या फिर इस यूनिवर्स के ऊपर जो भी चीज़ पैदा हुई है एक ना एक दिन उसे मरना ही है। हर चीज़ का एक एंड तो होता ही है। अगर लू फैंग कुछ नहीं कर पाया तो खुशी खुशी हम सभी लोगों को अपने एंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट द एंड ईस्ट एम्परर एंसेस्टर के आंखों के अंदर हम लोगों को बस एक होप सी देखने के लिए मिल सकती थी जो कि लू फैंग को लेके थी। लू फैंग एक आखिरी उम्मीद थी। जिस तरीके से विल पावर ने लू फैंग के ऊपर अपनी सारी की सारी उम्मीदें टिका के रखी थी, उसी तरीके से इस वक्त जो ईस्ट एम्परर होली एंसेस्टर है इन्होंने भी अपनी उम्मीदें टिका के रखी थी। लेकिन इसलिए बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा काम देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनकी जो उम्र है वो पर्पल मून होली लैंड एंसेस्टर से काफ़ी ज़्यादा है और ये उनसे ज़्यादा टाइम जिए है। वही इसी तरीके से हम लोगों को और भी काफ़ी सारी रेसेस देखने के लिए मिलती है, जैसे कि डिवाइन आई क्लैन। डिवाइन आई क्लैन के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था फर्स्ट ट्रू गॉड और उसी के साथ साथ और 5 ट्रू गॉड देखने के लिए मिल सकते थे जो कि एक जगह पे गैदर हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। इन जब लोगों को लू फैंग की वो सारी न्यूज़ के बारे में पता चला था कि लू फैंग इस बार भी सेक्टर 20 को नहीं मार पाया, तो डेफिनेटली इन सब लोगों की जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा भारी से हो चुके थे। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तभी इनमें से एक जो डिवाइन आई क्लैन का और सेकंड या फिर थर्ड ट्रू मास्टर होता है वो कहता है कि इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग क्या करेंगे। लू फैंग वो एकमात्र उम्मीद है, उसके सामने हम सब कुछ भी नहीं है और वो पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल वॉरियर है। अगर वो भी सेक्टर 20 को नहीं मार पा रहा तो हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है करके। हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपने क्लैन के बारे में सोचना चाहिए। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग फ्यूचर के अंदर किस तरीके से अपने क्लैन को बचाने वाले हैं। बिलियंस ऑफ सेक्टर 20 अभी भी मौजूद है जो कि जिंदा है सेक्टर 20 नेट्स के अंदर और वो लोग लगातार एक दूसरे को खा के अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं। और जो फाइनल सेक्टर 20 बॉर्न होगा वो लिटरली एक कैटास्ट्रॉफी लेवल का सेक्टर 20 होगा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। और क्या लू फैंग सच्ची में उस सेक्टर 20 को हरा पाएगा? अभी तो ये चीज़ पूरी तरीके से नामुमकिन है। जब तक लू फैंग एक ट्रू गॉड है या फिर एक यूनिवर्स मास्टर है, जब तक लू फैंग एक ट्रू गॉड के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता यानी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नहीं बन जाता, तब तक ये सोचना भी थोड़ा सा अलग सा लगता है। क्योंकि अभी लू फैंग एक यूनिवर्स मास्टर है लेकिन स्टिल वो काफ़ी सारे ट्रू गॉड से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब वो एक रियल में ट्रू गॉड बन जाएगा या फिर एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन जाएगा तो डेफिनेटली उसकी जो पावर्स होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तब ये लोग एक होप रख सकते हैं, लेकिन तब तक क्या? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तब तक ये लोग क्या करेंगे? इन लोगों के मन के अंदर एक ख्याल आ रहा था। तभी वो जो थर्ड डिवाइन आई ट्रू मास्टर होता है वो कहता है
कि क्यों ना हम सेक्टर 20 की साइड को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ज़ेंजिया एम्परर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड वो लोग भी तो सेक्टर 20 के साइड में है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा चैन से अभी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, और ना ही उनके मिनिएचर यूनिवर्स को सेक्टर 20 खा रहा है। तो अगर हम लोग भी कुछ इस तरीके से डिसीजन लेते हैं तो मे भी हो सकता है कि हम लोग अपने ये जो डिवाइन क्लैन है इसको और ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रख सके, और एक बार हम सब अपने आप को ट्रेन करके ट्रांसेंड इनकाग्निशन कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग फ्यूचर के अंदर इन सेक्टर 20 से किस तरीके से निपटना है वो भी सोच लेंगे। लेकिन तब तक अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ है, और इतने कम टाइम के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। हमें वक्त की ज़रूरत है, और हमें वक्त बस सेक्टर 20 के द्वारा ही मिल सकता है। जैसे ही वो ये सारी बातें कहता है तो काफ़ी सारे लोग बीच में पड़ते हैं और एक दूसरे को गाली गलौज करने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे का मुंह बंद कराने लग जाते हैं कि तुम ऐसे कैसे सेक्टर 20 की साइड जाने के बारे में सोच सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन फिर एट द एंड ये लोग सोचते हैं कि इन लोगों का ये जो भी डिबेट हो रहा है ये देखा जाए तो पूरी तरीके से बकवास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बातें कही जा रही है वो सारी की सारी फैक्ट है। और वैसे भी वो लोग लू फेंग के ऊपर बस एक उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एट द एंड ये डिस्कशन का एंड कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे जो भी 5 मास्टर्स आए थे, या फिर जो बड़े बड़े पर्सनैलिटी थे, जो डिवाइन क्लैन के अंदर बड़े पिलर्स माने जाते थे, वो सारे अपने अपने डिसीजंस रख के चले जाते हैं। और इन सारे डिसीजंस का जो फाइनल डिसीजन होता है वो डिवाइन ट्रू मास्टर के सिर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो एंसेस्टर थे पूरे के पूरे क्लैन के। एट द एंड जो वो फाइनल फैसला लेंगे उसी फैसले को माना जाएगा। जो डिवाइन ट्रू मास्टर होता है वो इन सब लोगों को भगा देते हैं लास्ट में, और भगाने के बाद वो बस मन ही मन एक चीज़ सोच रहे होते हैं, अगर हम लोग सेक्टर 20 के साइड जाना भी चाहे तो क्या वो सेक्टर 20 सच्ची में हम लोगों को अपने साइड लेना चाहेगा। उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट लू फेंग है, और अगर लू फेंग सेक्टर 20 के साइड जाना चाहे तो डेफिनेटली वो लोग काफ़ी आराम से उसे अपने तरफ रख लेंगे। लेकिन अगर हम लोग उनके पास जाते हैं उनके टीम में शामिल होने के लिए, तो क्या वो सच्ची में हम लोगों को रख भी सकते हैं। अगर शायद से हम लू फेंग जितने पावरफुल होते तो ये सब चीज़ें पॉसिबल थी, वरना ये सारी चीज़ें सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और इवन ये लोग इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं दे सकते थे कि सेक्टर 20 के साइड जाने के बाद इन लोगों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को फ्रूट फ्लावर ट्रू गॉड देखने के लिए मिलती है। वो भी अपने मन के अंदर बस यही प्रे कर रही होती है कि मिल्की वे हॉडी लीडर तुम्हें सक्सीड होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सब लोगों की उम्मीदें तुम्हारे ऊपर है। और इसी के साथ वो भी साइलेंटली प्रे कर रही होती है। इसी तरीके से हम लोगों को काफ़ी सारी डिफरेंट जगहें दिखाई जाती है, काफ़ी सारे डिफरेंट लोग दिखाए जाते हैं जो कि डिफरेंट थॉट्स और डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। काफ़ी सारी सुपर पावर्स अभी इस वक्त सेक्टर 20 को ज्वाइन करने के बारे में सोच रही थी। उन सब लोगों को अभी अपनी अपनी जान प्यारी थी, तो उन सब लोगों के मन के अंदर ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स आ रहे थे। काफ़ी सारे लोग सेक्टर 20 के खिलाफ थे और काफ़ी सारे लोग उन्हीं को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे। चारों तरफ कुछ इसी तरीके का माहौल देखने के लिए मिल सकता था। वही हम लोगों को एंसेस्टर गॉड देखने के लिए मिलता है। जब वो प्राइमल ओरिजिन या फिर ओरिजिन की सोल के साथ बात करते हैं तो उस बात के अंदर जो ओरिजिन होता है वो उनसे बात करते हुए ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जो भी हालत पूरी के पूरे इस वक्त ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर चल रहे हैं। जब उन 3 एंसेस्टर गॉड्स को पता चलता है कि काफ़ी सारे जो सुपर पावर्स है वो इस वक्त उन सेक्टर 20 को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद डेफिनेटली उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो लोग आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। जो यंगेस्ट एंसेस्टर गॉड होता है वो कहता है कि वो सब के सब एक नंबर के फुलिश फेलोज़ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता करके। एक बार जब वो उन सेक्टर 20 के सर्वेंट बन जाएंगे तब से तो रियल डिज़ास्टर शुरू होगा। मुझे पता था कि कुछ इसी तरीके से होने वाला है। एक्चुअली गाइज ये सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से होने वाली थी, क्योंकि जो सेक्टर 20 थे वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन सेक्टर 20 आएंगे और इन लोगों के ऊपर अटैक करेंगे वो टोटली एक डिफरेंट थिंग है। और वो सारी चीज़ें होने के लिए मे बी अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम की बात थी। लेकिन जब से अभी ये सारी जो चीज़ें होने वाली है, जिस तरीके से काफ़ी सारे लोग अभी इस वक्त सेक्टर 20 को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी सारी रेसेस आपस में 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी। और एक तरीके से जितने भी ये प्राइमल ओरिजिन के रेसेस है यही जाके सेक्टर 20 को सपोर्ट करने लग जाएंगे, जिसके बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये जो सरकमटेंसेस है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा।
इसी के साथ जो विल पावर होती है ओरिजिन की, वो उन 3 एंसेस्टर गॉड को एक मैसेज कन्वे करने के लिए कहती है सब लोगों को कि जो भी लोग इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि वो सेक्टर 20 के साइड चले जाएंगे, तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें और 1000 बार सोचनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो सेक्टर 20 के सर्वेंट बन जाते हैं तो यहाँ से रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये सब लोग बस एक खाना है सेक्टर 20 का, और ये शायद से कुछ टाइम के लिए बच के ज़रूर रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और अगर सेक्टर 20 इन लोगों को कुछ टाइम के लिए नहीं भी मारते तो वो बाद में इन लोगों को ज़रूर मारेंगे, क्योंकि जो ओरिजिन होता है, जो मिनिएचर यूनिवर्स का ओरिजिन होता है, वो उनका खाना है, और डेफिनेटली वो अपने खाने को कैसे बचा के रख सकते हैं। कभी ना कभी तो उन लोगों को भूख लगेगी और वो उन ओरिजिन्स को ज़रूर निकलेंगे। तो एक तरीके से ये लोग सर्वेंट बन के भी कभी भी सुकून भरी चैन की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हर वक्त इन लोगों को एक ही डर सताएगा कि आज नहीं तो कल जो सेक्टर 20 है वो इनके मिनिएचर यूनिवर्स के ओरिजिन को निकल लेगा, जिसके बाद इन लोगों की पूरी रेस तबाह हो जाएगी, ये खुद तबाह हो जाएंगे। वही सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सेटिंग माउंटेन गैस देखने के लिए मिलता है। सेटिंग माउंटेन गैस यूनिवर्स बोर्ड के आउटर वॉल के ऊपर बैठे हुए थे। उनके पास एक ट्रांसमिशन टोकन देखने के लिए मिल सकता था, जिसके थ्रू उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस के बारे में पता चलते जा रहा था। इन सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के साथ वो अपनी मुंडी को हिलाता है। अपने मुंडी को हिलाते हुए वो कहते हैं कि वेदर वो जो ट्रू गॉड्स है वो ज़िंदा रहे या ना रहे, वो सेक्टर 20 को ज्वाइन करे या ना करे, ये सारी चीज़ें, वो जो बड़ा पर्दा या फिर बड़ी पिक्चर है, उन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं करने वाली। मतलब एट द एंड जो भी चीज़ होनी है वो होके रहेगी। इस सेक्टर 20 चाहे किसी को ज्वाइन करे ना करे, या फिर ये जितने भी ट्रू गॉड्स है, ये छोटे मोटे ट्रू गॉड सेक्टर 20 के साइड जाए या ना जाए, लेकिन एट द एंड जो चीज़ होनी है वो तो होके रहेगी। ये सारी चीज़ें ये लोग तो कुछ भी नहीं है करके, और जो कुछ भी होने वाला है उन सारी चीज़ों के अंदर घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर 2-4 ट्रू गॉड इधर से उधर हो भी जाते हैं तो। सिटिंग माउंटेन गैस कहते हैं कि वो जो सेक्टर 20 है वो मे बी टेम्परली यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका हो, लेकिन अभी उसके डिसअपियर होने के बाद असली जो ब्रूटल और क्रूल वॉर है वो तो अभी शुरू होने वाली है, क्योंकि लगभग जो ये जो माउंटेन सेटिंग गैस थे ये इन सारी चीज़ों को फील कर सकते थे कि अभी आगे क्या क्या होने वाला है, किस तरीके से काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स होंगे इन सारे आपस में, इन सारे ऑर्गेनिजम्स के जो कि प्राइमल यूनिवर्स के द्वारा ब्रेड किए गए। वही एट द एंड हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है, जो कि अपने स्टार टावर के अंदर बैठा हुआ था। ऐसी बात नहीं थी कि लू फेंग को कुछ भी नहीं पता था कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है। उसको वो सारी चीज़ें पता होने के बाद भी जो लू फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा काम देखने के लिए मिल सकता था। वो सोच रहा था वर्ल्ड ऑफ जिन, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें उसके साथ हुई है, ये सारी कुछ पर्पस के साथ हुई है। और अभी ओरिजिन और लगभग जिन लोगों ने अभी तक सेक्टर 20 के ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा है, उन सारे लोगों को भी होप अभी लू फेंग के ऊपर है, और लू फेंग की होप अपने खुद के ऊपर है, क्योंकि लू फेंग सोचता है मे बी अगर वो अभी ट्रू गॉड बन गया, फिर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन जाता है, तो डेफिनेटली उसकी पावर्स एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। लेकिन इन सारी चीज़ों को वो बस एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकता था। इस वक्त जो लू फेंग था वो अब प्राइमल यूनिवर्स के अंदर दोबारा जा रहा था। उसके स्टार टावर के अंदर सेक्टर 20 का खून था, और इसी सेक्टर 20 के खून को वो रिमोट ओशन के अंदर डाल के अपनी जो टैलेंट टेक्निक क्रिएशन है उसके थ्रू इस खून को स्टडी करना चाहता था। मे बी अगर इस चीज़ के लाइव डायग्राम को या लाइव स्ट्रक्चर को वो समझ लेता है तो हो सकता था कि उसका जो 89,999 लेवल के ऊपर जीन लेवल अटका हुआ है वो आगे खिसक जाए और वो 90,000 टाइम हो जाए। और अगर ये 90,000 टाइम हो जाता है तो लू फेंग तुरंत एक ट्रू गॉड बन जाएगा। और अभी लू फेंग बस इसी चीज़ को अपनी एक अपॉर्चुनिटी समझ के चल रहा था। लू फेंग अपनी पूरी की पूरी होप इस सेक्टर 20 के खून के ऊपर लगा के बैठा था। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग होता है वो फाइनली प्राइमल यूनिवर्स के अंदर लौट जाता है। अभी तक लू फेंग प्राइमल यूनिवर्स नहीं पहुंचा था, उसकी बाकी की बॉडीज पहुंची थी। इसी के साथ जब वो प्राइमल यूनिवर्स के अंदर पहुंचा है तो उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पे काफ़ी सारे ह्यूमन ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिल सकते थे। कुछ होंग अलायंस से थे और कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, और ये सब लोग एक स्टेटस ये करते थे। इसी के बाद ये सब लोग जैसे ही लू फेंग को देखता है, जैसे ही लू फेंग की स्पेसशिप को देखते हैं, इन लोगों को पता चल जाता है कि इतनी बड़ी स्टार टावर तो लू फेंग की हो सकती है, और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। सब लोग एक लंबी चौड़ी कतार के अंदर खड़े हो जाते हैं लू फेंग को वेलकम करने के लिए। इतने सारे लोगों को देखने के बाद लू फेंग अपने स्टार टावर के बाहर आता है, और स्टार टावर के बाहर आने के साथ लू फेंग के पीछे फायर डोम और होंग भी आता है, जो कि उसके 2 डिसाइपल थे। इसी के बाद जैसे ही वो सारे के सारे लू फेंग को सबसे पहले वो ग्रीट करते हैं, क्योंकि लू फेंग एक बहुत ही बड़ा ओहदा पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर पोजेस करता था।
लू फेंग भी उनको मुंडे हिला के ग्रीट करता है, जिसके बाद वो सब लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। यहाँ पे एक पिन ड्रॉप साइलेंस देखने के लिए मिल सकता था, कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फाइनली एक ट्रू गॉड होता है जो कि सामने आता है और कहता है कि मिल्की वे हॉर्डी लीडर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या तुम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो? क्या तुम सेक्टर 20 के साथ सही में फाइट कर पाओगे? क्या तुम उन्हें सच्ची में हराने का कॉन्फिडेंस रखते हो? क्या तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा है? ये सारे सवाल पूछने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं, और ये सारे सवाल पूछने का भी बस एक ही बंदे ने गुर्दा रखा था, बाकी सब लोग बस कान लगा के सुन रहे थे। और इसके बाद उस बंदे की भी फट गई थी जिसने ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे। लू फेंग सब लोगों की तरफ देखता है और बस हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है। इसके बाद वो कुछ नहीं कहता। जो फायर डोम और हॉन्ग होता है वो आगे आ जाता है और वो कहते हैं कि उनके टीचर को और भी काफ़ी सारे काम है और काफ़ी सारे मैटर्स है जो कि उन्हें अटेंड करने हैं, तो अभी वो तुम लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसी के साथ लू फेंग भी ज़्यादा उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देता और स्टार टावर के अंदर वापस चला जाता और फिर वहाँ से वो आगे चले जाते हैं। वहीं हम लोगों को लू फेंग एक खाली स्क्वायर के ऊपर क्रॉस लेग करते हुए बैठा हुआ नजर आता है। वहीं पे जब वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से इन सारे ब्लड्स और इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा था, जिस जगह पे वो इस वक्त बैठा था उस जगह पे आना लिटरली सब लोगों के लिए मना था, कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि प्राइमल जॉ सिटी लीडर, उसके टीचर, सिटिंग माउंटेन गेस्ट और उसकी खुद की फैमिली। इसी के बाद लू फेंग अपनी आंखें खोलता है और पीछे की तरफ देखता है। वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है उसे लू पिंग और लू हे देखने के लिए मिलता है। वो दोनों कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ता है। उन लोगों के आंखों के अंदर एक अनईजी सापन देखने के लिए मिल सकता था, मतलब वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे और थोड़े बहुत चिंतित भी थे। वो लू फेंग की तरफ आते हैं और उन्हें कहता है कि फादर, क्या आप कॉन्फिडेंट हो? लू फेंग उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो, तुम्हारे जो फादर है वो कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन 100% कॉन्फिडेंट की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर सभी लोगों की उम्मीदें मेरे ऊपर है, लेकिन मैं अपनी उम्मीदें किसके ऊपर डाल सकता हूँ? ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर हूँ और इन सारी चीज़ों के अलावा मैं 100%, मैं क्या इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो 100% गारंटी दे सके इस कैलेमिनिटी को, जिसको हम लोगों ने अभी पूरी तरीके से इवन समझा भी नहीं है। वही लू फेंग और लू हे वो दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा आराम से और काफ़ी ज़्यादा कामली एक स्माइल के साथ लू फेंग के इन सारी बातों को सुन रहे थे। इन लोगों को ऑलरेडी ट्रिलियंस ऑफ एराज हो चुके थे, ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे। अभी इन लोग, ये लोग पहले के कंपैरिजन के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके थे। इनके मन के अंदर मौत को लेके कोई भी डर नहीं था और इन लोगों के लिए अभी सारी चीज़ें नॉर्मल सी हो चुकी थी। लू फेंग उनकी तरफ देखता है और कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, अगर मैं फेल हुआ तो मैंने आज तक जितना भी कमाया है मैं सब चीज़ें गंवा दूंगा। और वो उन दोनों की तरफ देखता और कहता है कोई बात नहीं, अगर एट द एंड अगर तुम्हारे फादर फेल हो जाता है ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो तुम दोनों और तुम्हारी मॉम, हम पूरी फैमिली, हम साथ मिलके इस पूरे के पूरे इनहेलेशन को साथ में सफ़र करेंगे। मतलब वो सब मरते वक्त भी साथ में रहना चाहते थे, इस तरीके से कम वो मरते वक्त भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाएंगे। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर लू फेंग की अर्थलिंग ओरिजिनल बॉडी देखने के लिए मिलती है, जो कि ईस्ट आर्मी मिलिट्री कैंप के अंदर थी। लू फेंग की जो बॉडी थी ये पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रही थी, क्योंकि जैसे ही लू फेंग 90,000 टाइम जीन लेवल के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करेगा तो उसकी जो ओरिजिनल बॉडी वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। मतलब एक तरीके से वो बाकी सारी बॉडीज़ के साथ मर्ज हो जाएगी। फाइनली इसी के बाद लू फेंग फाइनली अपना ये जो ट्रू गॉड वाला सफ़र है वो स्टैग करने वाला था। लू फेंग सोच रहा था कि मे बी अगर वो इस सेक्टर 20 के ब्लड को पूरी तरीके से अपनी क्रिएशन टेक्निक से थोड़ा बहुत स्टडी वडी कर लेगा तो मे बी शायद से हो सकता था कि इसके लाइफ स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह इन सारी चीज़ों को समझने के बाद वो फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर पाए ट्रू गॉड के अंदर। वही हम लोगों को टिल्टेड पीक सेक्टर का नज़ारा दिखाया जाता है, जो कि 3 मोस्ट डेंजरस लैंड ऑफ यूनिवर्स ओशन के अंदर आता है। वही कोर रीजन के अंदर टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर जहाँ पे वो सेक्टर 20 रहता है वहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। वहाँ का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही घिनौना था, चारों तरफ खून पड़ा हुआ था, चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और ये सारी जो लाशें थी ये और किसी की नहीं, सेक्टर 20 की थी। लोगों के पार्ट्स इधर से उधर पड़े हुए थे। वही हम लोगों को सेक्टर 20 मोर्चा देखने के लिए मिल सकता था, जो कि जोर जोर से हंस रहा था और वो एक दूसरे सेक्टर 20 को खा रहा था। लिटरली इन लोगों की बॉडी के अंदर इतनी चीर
चीर फाड़ हो चुकी थी, दोनों बहुत बुरी तरीके से घायल थे। सेक्टर 20 मोरूशा था, उसकी भी एक मुंडी आधी खाई हुई लग रही थी, और दूसरी तरफ जो दूसरा सेक्टर 20 था जिसके साथ मोरूशा फाइट कर रहा था, वो भी उसकी भी एक मुंडी पूरी लो फैंग ने मतलब सेक्टर 20 मोरूशा ने चबा ली थी। मतलब एक तरीके से ये दोनों के दोनों बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन स्टिल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था जो सेक्टर 20 मोरूशा था वो पूरे के पूरे एब्सोल्यूट एडवांटेज के अंदर था, और वो इस वक्त उस दूसरे सेक्टर 20 के ऊपर बैठ के आराम से उसे खा रहा था, और ये सेकंड लेवल का सेक्टर 20 था। वही वो जो दूसरा सेक्टर 20 होता है जिसको मोरूशा खा रहा था, वो रोते हुए कहता है कि मोरूशा, अगर तुम अभी मुझे खा लोगे तो फ्यूचर के अंदर तुम्हें भी यही सेम फेथ गुजरना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर के अंदर तुम्हें भी कोई खा लेगा, कोई दूसरा सेक्टर 20 इस तरीके से चबा चबा के खाएगा। वो जो दूसरा वाला सेक्टर 20 था उसके चेस्ट के अंदर हम लोग को एक बहुत बड़ा सा होल देखने के लिए मिल सकता था, जिसके अंदर से काफ़ी सारा ब्लड बाहर आ रहा था। गाइस, एक ट्रू गॉड और सेक्टर 20 के अंदर की जो फाइट होती है वो एक तरीके से थोड़ी सी नॉर्मल सी होती है, क्योंकि उस फाइट के अंदर वो लोग बस एक दूसरे की एनर्जी को कंज्यूम करने का काम करते हैं, लेकिन जो फाइट आपस में दो सेक्टर 20 के बीच में होती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डेडली होती है। इसके अंदर गाइस ये एनर्जी का लफड़ा नहीं होता, सीधा आओ और चीर फाड़ करके निकल जाओ, जिसने जिसको मार दिया वो जीता, जिसने जिसको नहीं मारा वो हार गया। एकदम सिंपल सा फंडा इन लोगों का। और इस वक्त इन दोनों की पूरी बॉडी के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी इंजरीज देखने के लिए मिल सकती थी। दोनों की आधी गर्दनें खाई हुई थी, शोल्डर, पाँव, हाथ, सर, काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारा जो इनके बॉडी का मांस था वो फट के पड़ा हुआ था इधर से उधर। मतलब ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा और अनईजी सा देखने के लिए भी दिख सकता था। और गाइस सेक्टर 20 के अंदर इस तरीके की फाइट इसलिए हुआ करती थी क्योंकि गाइस एक ट्रू गॉड और सेक्टर 20 के अंदर फाइट होगी तो डेफिनेटली सेक्टर 20 के पास काफ़ी सारे चांसेस होते हैं बचने के लिए। वो अपने बॉडी को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता है, इधर से उधर भाग सकता है, और उनके काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के मूव्स होते हैं। लेकिन जब दो सेक्टर 20 फाइट करते हैं तो उनके पास लिटरली बचने का या फिर भागने का कोई दूसरा मौका नहीं होता, क्योंकि अगर एक सेक्टर 20 अपने आप को 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता है तो दूसरा सेक्टर 20 भी 99 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकता है। अगर एक सेक्टर 20 अपना एस्केप करने के लिए वो रैम्बो वाली कोई टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं तो दूसरा भी सेम टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है। मतलब दोनों के अंदर कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा। डिफरेंशिएशन होगा वो बस इतना ही होगा कि उन लोगों के बीच में कितना पावर का गैप है, कितना स्ट्रेंथ का गैप है, कितने लेवल का गैप है। वही वो जो दूसरा सेक्टर 20 था जिसको आधा सेक्टर 20 मोरूशा खा चुका था, वो हंसते हुए कहता है कि ऑलरेडी मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मुझे हराने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें लिटरली तुम्हारी अपने आप की शक्ल देखो, तुम्हारी क्या हालत हो चुकी है मोरूशा। तुम मेरे को इतने ज़्यादा बुरी तरीके से हराने के बाद तुम खुद इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हो, तो तुम बाकी के सेक्टर 20 को किस तरीके से हराओगे। और अभी तो तुम वापस से लेवल 1 के पीक के ऊपर आ चुके हो। वो सेक्टर 20 कहता है कि इवन थॉट मैं इंजर्ड था और मैं सेकंड लेवल पे था, इसके बाद भी तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और गाइस सब लोग सेक्टर 20 मोरूशा से भी काफ़ी ज़्यादा डरते थे क्योंकि सेक्टर 20 मोरूशा जो था वो एक टाइम में सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर पीक लेवल का सेक्टर 20 माना जाता था। मतलब बड़ी हो गया और ये मोरूशा हो गया, ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्टर 20 होते थे क्योंकि ये कुछ ही सेक्टर 20 जो थे जो कि थर्ड लेवल के पीक के ऊपर थे। सेक्टर 20 मोरूशा कहता है कि तुम्हें डिवॉर करके तुम्हें खाने के बाद मैं वापस से सेकंड स्टेज के ऊपर पहुंच जाऊंगा, और मेरी कॉम्बैट एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आराम से सेकंड स्टेज के बाद जल्दी से जल्दी अपने लेवल अप करने की कोशिश करूंगा, और कुछ टाइम के बाद मैं ज़रूर थर्ड स्टेज के ऊपर भी पहुंच जाऊंगा। तभी वो जो दूसरा सेक्टर 20 हो गया था थर्ड स्टेज के ऊपर, तुम थर्ड स्टेज के ऊपर पहुँच के भी क्या उखाड़ लोगे। चलो एक टाइम में मान भी लेते कि तुम थर्ड स्टेज के ऊपर पहुँच गए, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम फाइनल किंग बन पाओगे। बड़ी ऑलरेडी फोर्थ लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, और जैसे ही वो सेक्टर 20 इस चीज को कहता है मोरूशा की पूरी तरीके से आंखें बाहर आ जाती है। सेक्टर 20 मोरूशा पूरी तरीके से हिलते हुए रह जाता है, उसको विश्वास नहीं हो रहा था अपने कानों के ऊपर कि जो बड़ी है वो ऑलरेडी फोर्थ लेवल के ऊपर जा चुका है और अभी ये सेकंड लेवल पे आने के लिए इतना ज़्यादा घिस रहा है। इसी के साथ वो जो सेक्टर 20 होता है वो जोरों से हंसने लग जाता है और वो कहता है कि इसी के साथ साथ मैंने इस न्यूज़ को भी स्प्रेड कर दिया है पूरी तरीके से कि तुम मोरूशा तुम बाहर से आउटसाइड वर्ल्ड से वापस से लौट के आ चुके हो और तुम्हारी जो लेवल्स है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। इवन तुम मुझे खाने के बाद भी बस सेकंड स्टेज के ऊपर पहुंच पाओगे। जैसे ही सेक्टर 20 मोरूशा इस न्यूज़ को सुनता है वो एकदम से शॉक हो जाता है और ज़्यादा, और इसी के बाद वो ये जो सामने वाला सेक्टर 20 को और उसे और ज़्यादा बेरहमी से खाने लग जाता है।
वही वो जो दूसरा वाला जो सेक्टर 20 था जो कि मर रहा था, वो इस वक्त जोर जोर से हंसने लग जाता और वो सेक्टर 20 मोरूशा की आंखों के अंदर एक दर्द को देख सकता था, क्योंकि सेक्टर 20 मोरूशा था वो भी चारों तरफ पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन करके बैठा था, क्योंकि उसको पता था वो जैसे ही आसपास किसी दूसरे पावरफुल सेक्टर 20 को महसूस करता, वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागने की कोशिश करता। सेक्टर 20 मोरूशा मन ही मन कहता है कि अगर ये फेटेड है कि यहाँ पे बस एक ही फाइनल किंग बनने वाला है और मेरी सारी की सारी चांसेस खत्म हो चुकी है कि मैं फाइनल स्टेज के ऊपर जाऊँ, तो मेरे मरने से पहले मैं सबसे पहले इस लू फैंग, उस ह्यूमन, उसे रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसी के साथ वो जो दूसरा वाला सेक्टर 20 होता है वो मोरूशा को थोड़ी सी बहुत कहानियाँ सुनाने लग जाता है कि उसी सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर एक बाटुर नाम का सेक्टर 20 भी था, और ये जो बाटुर था, बाटुर भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्टर 20 था और ये भी थर्ड स्टेज के ऊपर था। और जब फाइनल फाइट लू मतलब उस सेक्टर 20 बड़ी और सेक्टर 20 बाटुर के बीच में हुई थी, तो उस बाटुर और सेक्टर 20 बड़ी के अंदर से सेक्टर 20 बड़ी ने बाटुर को हरा दिया। जो सेक्टर 20 बड़ी था वो छोटे छोटे लेवल के सेक्टर 20 को खाता था, जैसे कि सेकंड लेवल के काफ़ी सारे सेकंड लेवल के सेक्टर 20 को खाने के बाद भी आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक थर्ड लेवल के सेक्टर 20 को खा रहे हो। इसी तरीके से उसने अपनी एनर्जी को या फिर अपनी स्ट्रेंथ को पीक लेवल तक बढ़ाया और एट द एंड उसने बाटुर के साथ फाइट की, और बाटुर के साथ फाइट करने के बाद फाइनली उसने बाटुर को हरा दिया। और जब मोरूशा को पता चलता है कि बड़ी बाटुर को हराने के बाद फोर्थ स्टेज के ऊपर आया, तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि मोरूशा, बाटुर और उसके बाद ये जो बड़ी था, ये तीन सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सेक्टर 20 थे पूरे के पूरे सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर। वही वो जो मरता हुआ सेक्टर 20 होता है वो ये भी कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी इस न्यूज़ को मेरे मरने से पहले बड़ी तक पहुंचा दूंगा, और इसके बाद बड़ी और तुम्हारे बीच में तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी दुश्मनी देखने के लिए मिल सकती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से। बड़ी को जैसे ही पता चलेगा कि तुम ऑलरेडी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो और तुम सेकंड स्टेज के ऊपर आ चुके हो, उसके बाद वो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा, क्योंकि तुम्हारे और बड़ी के बीच में अभी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। तुम सेकंड स्टेज के ऊपर है और वो फोर्थ स्टेज के ऊपर। वही एंड के अंदर बस सेक्टर 20 मोरूशा के अंदर लू फैंग को लेके काफ़ी ज़्यादा हिट रेट देखने के लिए मिल सकता था। बाद में सीन चेंज होता है और हम लोगों को सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर ही एक ब्लैक फिगर देखने के लिए मिलता है, एक डेजर्टेड रॉक के ऊपर जो खड़ा होता है। ये और कोई नहीं, ये बड़ी था। बड़ी इस वक्त देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर देखने के लिए मिल सकता था अगर उसे सेक्टर 20 मोरूशा के साथ कंपेयर किया जाए तो। और ऑलरेडी सेक्टर 20 बड़ी जो था उसको पता चल चुका था कि जो मोरूशा है वो सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर वापस आ चुका है, और जब वो वापस आया तो उसकी पावर्स अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वो वापस से फर्स्ट स्टेज के ऊपर जा चुका था, मतलब एक न्यू बॉर्न सेक्टर 20 के लेवल के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इस वक्त सेकंड स्टेज के ऊपर होगा। बड़ी को इन सारी चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता था, क्योंकि आफ्टर ऑल बड़ी भी एक सेक्टर 20 था और बड़ी की सबसे ज़्यादा चांसेस थी कि वो फर्स्ट लेवल का सेक्टर 20 मतलब फाइनल किंग बने। और उसके अलावा जो मोरूशा था वो उसका एक टाइम में एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अपोनेंट था, एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दुश्मन था, तो उसके मन के अंदर डेफिनेटली मोरूशा को लेके हेटरेट तो थी, लेकिन अभी उसे कोई भी चिंता नहीं थी मोरूशा की, क्योंकि उसे डेफिनेटली पता था कि वो जब चाहे तब मोरूशा की ऐसी की तैसी कर सकता है, तो उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं थी। बस अगर उसको किसी चीज़ की टेंशन आ रही थी तो वो थी लू फैंग की। एक्चुअली ये जो बड़ी था इसने झंझी एम्परर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड इन दोनों के साथ बात की थी, और उन लोगों के साथ बात करने के बाद इन लोगों को पता था कि पूरी के पूरे यूनिवर्स का जो मोस्ट पावरफुल इंसान है वो लू फैंग है, मिल्की वे हॉडी लीडर लू फैंग, और ये एक ह्यूमन है और ये बस एक यूनिवर्स मास्टर है, लेकिन उसके बाद भी ये मोस्ट पावरफुल बीइंग है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उसको एक टाइम में जो सेक्टर 20 बड़ी था वो भी पूरी तरीके से हिल चुका था। वो बस ये सोच रहा था कि एक्चुअल में ये लू फैंग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सही में इसने सेक्टर 20 मोरूशा को मजबूर कर दिया कि वो फर्स्ट स्टेज के ऊपर आ जाए। अगर ये बात सच है तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर सेक्टर 20 ये जो बड़ी था अगर ये फाइनल किंग बनता है तो इसके लिए सबसे बड़ा उसका जो अपोनेंट बनेगा वो लू फैंग ही था। तो इस वक्त वो यही सोच रहा था, और अभी तक उसको ये भी नहीं पता था कि जो लू फैंग है जब उसने सेक्टर 20 मोरूशा के साथ फाइट की थी तो वो एक ट्रू गॉड था या फिर एक यूनिवर्स मास्टर। अगर वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होने के बाद अगर सेक्टर 20 मोरूशा की ये हालत कर रहा है तो फिर भी एक टाइम में समझा जा सकता है थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है, एक ट्रू गॉड फिर भी एक सेक्टर 20 के साथ फाइट कर सकता है थर्ड लेवल के। उसको हरा पाना डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन स्टिल एक टाइम में कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बीइंग है। लेकिन अगर वो एक यूनिवर्स मास्टर है और उसके बाद भी उसने उस सेक्टर 20 मोरूशा की ये हालत कर दी तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि जब वो एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर बनेगा तो डेफिनेटली उसकी पावर एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद उसकी जो पावर होगी वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो
सेक्टर 20 बड़ी था वो सोच रहा था कि अगर ऐसा देखा जाए तो वो अभी भी लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर समझता था अपने आप को। अगर उसे लू फेंग को हराना था तो उसे वापस से अपनी स्किल्स के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी थी और अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना था। एक्चुअली बात ये थी, ये जो सेक्टर 20 होते थे ये हमेशा से अपने आप को एक सुप्रीम लाइफ फॉर्म समझते थे और इसी के साथ ये लोग समझते थे कि इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई दूसरा बीइंग नहीं हो सकता यूनिवर्स के अंदर। और अगर सच्ची में यूनिवर्स के अंदर इतने ज़्यादा पावरफुल बीइंग सच्ची में है लू फेंग जैसे, जो सेक्टर 20 मोरोशा जैसे इतने ज़्यादा पावरफुल सेक्टर 20 को वापस से लेवल 1 तक घसीट सकते हैं, तो ये सही में काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय था उन लोगों के लिए। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को 3 एंसेस्टर गॉड देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर से जो सबसे ज़्यादा यंग एंसेस्टर गॉड था वो कहता है कि मुझे अभी विल पावर ऑफ ओरिजिन के द्वारा एक मैसेज मिला है। अकॉर्डिंग टू विल पावर लू फेंग और उस सेक्टर 20 के अंदर की जो फर्स्ट फाइट थी, भले ही लू फेंग उस फाइट को जीत चुका हो और उस सेक्टर 20 को हरा चुका हो, लेकिन इसके बाद पूरे के पूरे सेक्टर 20 नेस्ट के अंदर एक तहलका सा मच चुका है। उन लोगों को पता चल चुका है कि लू फेंग जैसा इतना पावरफुल बीइंग यहाँ पे पोजेस करता है और इसी की वजह से उन लोगों ने अपनी पावर्स को और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो फाइनल बैटल होगा सेक्टर 20 और लू फेंग के बीच में, ये लिटरली पहले से ज़्यादा भयानक होगा। और वैसे भी पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर बस मिल्की वे हॉर्डी लीडर एक लौती होप है पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन की। अगर लू फेंग अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है तो ठीक ही है, लेकिन अगर वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तो लिटरली इस चीज़ के अंदर कोई चांसेस नहीं है कि हम एक बहुत बुरी हार हारेंगे और एट द एंड सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन सब लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इस मिल्की वे हॉर्डी लीडर की प्रॉब्लम क्या है। अगर इस सच्ची में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये ऑलरेडी एक नॉर्मल ट्रू गॉड से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी ये एक ट्रू गॉड क्यों नहीं बना करके। इसके लिए ट्रू गॉड बनना तो बच्चों का खेल होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये ट्रू गॉड नहीं बना, ये बस एक यूनिवर्स मास्टर है। आखिर ये सारी चीज़ों के पीछे का कारण है क्या? सो इसी के साथ गाइस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं और होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अभी मुझे कॉलेज जाना है जल्दी से जल्दी और मैं थोड़ा सा लेट उठा था क्योंकि रात को लेट सोया था और मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था लास्ट को, इसलिए रात को मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, तो मैं सुबह डाल दिया और रात को मैं वापस से वीडियो डाल दूँगा। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अभी मैं जल्दी से जल्दी कॉलेज जा रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो लू फेंग है वो एक यूनिवर्स मास्टर से एक ट्रू गॉड बनता है, क्योंकि जब वो ट्रू गॉड बनेगा तो ये कोई ऑर्डिनरी सी बात तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उस वक्त एक काफ़ी ज़्यादा भयानक सुनहरा सा या फिर कुछ एक अलग सा सीन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी वीडियो को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।